नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। वक्त हो चुका है स्टेट न्यूज का। तो सबसे पहले बात करेंगे बिहार के बारे में। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 28 अक्टूबर को मतदान हुए। 16 जिलों की 71 सीटों पर वोट डाले गए। मतदान केंद्र पर कई मतदाताओं की भीड़ देखने को भी मिली, तो कई जगह लोग चुनाव का बहिष्कार करते हुए नजर आए। मामला गया के गरुआ विधानसभा क्षेत्र का है, जहां चोहलापुर गांव में बूथ नंबर 264 पर वोट का बहिष्कार किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में किसी तरह का विकास कार्य नहीं हुआ है, न सड़क का निर्माण हुआ, न ही बिजली की व्यवस्था है। लोगों का कहना है कि चुनाव के समय नेता हाथ जोड़कर वोट मांगने चले आते हैं। ठीक है, वही बात करेंगे वल्लभगढ़ की, जहां वल्लभगढ़ में निकिता की दिन दहाड़े हत्या के मामले में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। अनिल विज ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि मामले की जांच एसआईटी करने के लिए बनाई गई है। हम एसआईटी को साल 2018 से मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं। साथ ही मामले की को गंभीरता से देखने के लिए भी इसकी जांच कही गई है। इसके साथ ही इस मामले में लव जिहाद के एंगल को भी खंगालने की बात कही गई है। वहीं अनिल विज का कहना है कि घटना में कांग्रेस का ही दबाव है। आरोपी कांग्रेस नेताओं का ही रिश्तेदार है। उन्होंने कहा कि साल 2018 में भी आरोपियों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था, लेकिन दबाव बनाकर उसे वापस ले लिया गया। मैंने इसको कहा है कि ये 2018 में जब इस परिवार ने अपहरण की एफआईआर दर्ज करवाई थी, तब से जांच करे और उन तथ्यों की भी जांच करे जिसकी वजह से परिवार ने वो एफिडेविट देकर कार्रवाई करवाने से इनकार कर दिया था। मुझको लगता है कि परिवार पर, क्योंकि ये जो आरोपी है ये हरियाणा के एक कांग्रेसी परिवार से संबंधित है, जिस परिवार में एमएलए हैं, एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं। हो सकता है, इस बात की बहुत संभावना है कि उस परिवार ने इन पर दबाव बनाया हो, तो उन तथ्यों की भी जानकारी हासिल की जाए। परिवार ने हरियाणा सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी सरकार की ओर से किए गए कामों के बारे में बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना चुनौती को आईटी के माध्यम से अवसर में बदलकर सरकार कई अहम फैसले करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के तहत 60 लाख परिवारों को पहचान की गई, जिनमें 14 परिवारों को पहचान पत्र जारी किए गए। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हर किसी को छत मुहैया कराने के लिए हाउसिंग फॉर ऑल विभाग का गठन भी किया गया है। चुनौती है, इस समय का हमने उपयोग अवसर के नाते किया, और खास करके जो चीजें आईटी के ऊपर डिपेंडेंट थे हम, जो धीरे चल रही थी, क्योंकि अवसर मिला तो उस अवसर का हमने उपयोग आईटी के नाते ही किया, क्योंकि मिलना जुलना भी वर्चुअली ही संभव था, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मिलते जुलते थे, तो वो भी साथ हुआ। समय मिला तो हमने बहुत चीज़ों पर उस काम में आगे बढ़ा करके भी हमने उस काम किया। सारी उपलब्धियां पहले बताई जा चुकी हैं। हमने 1200 करोड़ रुपया इसके लिए गरीबों की मदद के लिए रखा था, उनके खातों में सीधा भी भेजा है, और राशन जो है मुफ्त में 154 करोड़ रुपए का 27 लाख परिवारों को गया। केंद्र की सहायता ही हमको मिली, अभी चल भी रहा है, नवंबर तक वो चलेगा। मजदूरों को उनके राहत शिविरों में जो 91,000 मजदूरों के उनकी व्यवस्था की, उनको घरों में भेजने के लिए लगभग 100 रेलवे ट्रेन और 5500 बसों का ये हमने उपयोग किया, और 13 करोड़ रुपए का इस पर हमारा खर्च आया है। जो राशन कार्ड जिनके पास नहीं थे उनको डिस्ट्रेस राशन टोकन।
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें एमसीडी सदन के कांग्रेस पार्टी के नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान अनिल कुमार ने बीजेपी और दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दिल्ली सरकार पर तंज कसते हुए सरकार को दलित विरोधी, कर्मचारी विरोधी, मजदूर विरोधी बताया। साथ ही एमसीडी की निरंकुशता पर सवाल उठाते हुए समिति भंग करके दोबारा चुनाव कराने की भी मांग की। मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अनिल कुमार, जिनसे बातचीत करेंगे। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें आपने एमसीडी पर सवाल उठाए, डॉक्टर्स भी लगातार दिल्ली में स्ट्राइक पे, सर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारा सवाल एमसीडी पे नहीं, हमारा सवाल है सत्ता में बैठी हुई 15 साल से भाजपा से। हमारा सवाल है दिल्ली के मुख्यमंत्री से जो 7 साल से यहाँ, जो दिल्ली के अपने आप को अभिभावक और पेरेंट्स कहते थे, अपना दिल्ली का बच्चा कहते थे, शुभचिंतक कहते थे। आखिर दिल्ली को आपने दिल्ली एमसीडी को बना क्या दिया? इस एमसीडी के अंदर जहां कांग्रेस एक समय में यहां रूल करती थी, एमसीडी के अंदर अनेकों योजनाएं, प्रोजेक्ट हैं जो हम गर्व से कहते हैं हमने दिया है। जैसे अब आप ये एमसीडी का जो हेडक्वार्टर है, सिविक सेंटर, ये कांग्रेस की देन है। वो अलग बात है, रिबन काटने का मौका जो भाजपा के लोगों को मिला, लेकिन आज उसी सिविक सेंटर से करोड़ों रुपए का रेवेन्यू आता है। आज स्थिति ये है कि दिल्ली के अंदर में कोई भी एक बड़ा प्रोजेक्ट एमसीडी के द्वारा नहीं चल रहा है। एमसीडी में कुछ चल रहा है तो एक ही मांग कि हमारा वेतन दे दीजिए। डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं और ये कोई एक बार में स्ट्राइक में है, सैकड़ों बार की मीटिंगों के बाद उनको मजबूरन ये निर्णय लेना पड़ा कि वो स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि उनको तनख्वाह नहीं मिल रही। संक्रमण काल में 7 महीने की निरंतर सेवा भाव से उन्होंने जो मेहनत की, क्या उनको समय पे वेतन नहीं मिलना चाहिए? उनको मजबूरन क्यों धरने पे बैठना पड़ रहा है? क्यों उनको आज विश्वास नहीं है कि एमसीडी के नेता, मेयर कहते कि हमने सैलरी दे दी, लेकिन फिर बयान आता है जब तक सैलरी हमारे का अकाउंट में नहीं आ जाएगी तब तक हम धरना खत्म नहीं करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं भाजपा से विश्वास उठ चुका है। भाजपा के किसी भी नेता पर आज डॉक्टर का विश्वास नहीं है, कर्मचारियों का विश्वास नहीं है। आज नॉर्थ एमसीडी का सफाई कर्मचारी धरना दे रहे हैं, नॉर्थ एमसीडी के डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं। आज साउथ दिल्ली एमसीडी के अंदर सफाई कर्मचारियों को लेकर के प्राइवेटाइजेशन बिल को जो पेश किया गया स्थायी समिति में, आखिर आप इस संस्था को लगातार खत्म करने की साजिश रच रहे हो, उसी के खिलाफ हमने आज ये प्रेस वार्ता। एक सवाल और है कि आप देख रहे हैं कि एमसीडी के तीनों मेयर अभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर थे, तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही है कि ये दोनों ही लोग, अरविंद केजरीवाल और भाजपा के मेयर, ये नूरा कुश्ती लड़ना बंद करें। यदि आपके बस की नहीं, 15 साल हो गए, आप अभी भी उस नालायक स्टूडेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं कि जिसको मालूम ही नहीं है कि एमसीडी चलानी कैसी है। आप इस्तीफा दें, राजनीति ना करें। यदि आपसे नहीं चल पा रहा है, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो इस्तीफा दीजिए, चुनाव कराइए। हम ये कहना चाहते हैं। दूसरा, अरविंद केजरीवाल को कहना चाहते हैं कि 5वें वेतन आयोग की जो सिफारिश है आप उसको अवलोकन करें और अपनी स्थिति स्पष्ट करें, कर्मचारियों का न्याय दें। आप यदि वाकई दिल्ली के अभिभावक हो, दिल्ली के बेटे बनने का ढोंग रचते हो, तो आज वक्त है उनकी सैलरी टाइम पे दीजिए। आज एमसीडी को बचाने के लिए आपको आगे आना चाहिए। आप आते क्यों नहीं? आइए ना, कांग्रेस के साथ अपनी बात मिलाइए। आप क्यों आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं? आप पे एक साल में 200-300 करोड़ रुपए अपने प्रचार प्रसार पे, अपनी फोटो चिपकाने पे, दीवारों पे तो खर्च कर सकते हैं, लेकिन गरीबों को 10-20 करोड़ रुपए इनकी सैलरी नहीं दे सकते, जो कि केवल अपनी सैलरी और अपनी तनख्वाह पर आधारित है। उनका घर, उनकी रसोई, उनके बच्चों की फीस, उनकी मेडिकल चिकित्सा सुविधाएं सब उसी से चलती हैं। तो आखिर सफाई कर्मचारियों की सैलरी 4-4 महीने क्यों रोक दी जाती है? डॉक्टर्स को क्यों धरने पे आना पड़ रहा है? टीचर्स को धरने पे क्यों आना पड़ रहा है? क्यों अपने हक की लड़ाई को लेकर के डीवीसी चेकर बार बार ये मांग करता है? और केवल एमसीडी नहीं, सरकारी स्कूलों के भी कॉन्ट्रैक्ट टीचर जो, वो भी आज त्राईमान है, वो भी आज अपनी सैलरी को लेकर के बार बार सड़कों पर उतरते हैं। तो इस शहर को आपने बर्बाद कर दिया। इसलिए हमने कहा है कि आज जो बिल पेश हुआ उसका कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। किसी भी सूरत में इस बिल को हम पास नहीं होने देंगे, चाहे हमें सड़कों पर उतरना पड़े, चाहे हमें किसी का भी दरवाजा खटखटाना पड़े, या उतर के हमें आंदोलन करना पड़े। और इसके लिए कर्मचारी हमारे साथ है और हम कर्मचारियों के। स्टेट न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अब तक के लिए नमस्कार।